इस किस्त में सुल्तान तहसीन पाशा का तबीयत पूछने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर आंद्रे कहाँ पर है। वहाँ खड़ा डॉक्टर कहते हैं कि सुल्तान उसका एक पुराना दोस्त है, उसका नाम रशीद अफंदी है, वो उससे मिलने के लिए गए हैं। उन्होंने फ्रांस में एक साथ तालीम हासिल की थी। सुल्तान कहते हैं हमने अपने डॉक्टर को पास्टर अफंदी के पास पढ़ने के लिए भेजा था। डॉक्टर कहते हैं कि रशीद अफंदी ने उन्हें बुलाया और उनसे मिलने के लिए गए। फिर सुल्तान इस्माइल अकी से पूछते हैं ये कैसे हो सकता है, रशीद अफंदी का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका है। आपको यकीन है कि आपने नाम सही सुना था। इस्माइल अकी कहते हैं जी सुल्तान, उसका एक दोस्त पेरिस में रहता था। तभी वहाँ पर अहमद जलालुद्दीन पाशा आते हैं और कहते हैं कि आंद्रे अफंदी अगवा हो चुके हैं, वो इसका सौदा कारासो के तबादले के लिए करना चाहते हैं। फिर सुल्तान अपने दरबार में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर अहमद जलालुद्दीन कहते हैं अब सुल्तान हम क्या करेंगे। सुल्तान कहते हैं हम कारासो के बदले में डॉक्टर को ले लेंगे, उसने तहसीन पाशा की बीमारी दरियाफ्त की। अगर हम इसका इलाज दरियाफ्त कर लेते हैं तो हम इसे तलाश करने वाले पहले होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ में किसी को भी कोई नुकसान पहुंच सकता था। जलालुद्दीन पाशा कहते हैं आप हक पर हैं, ये जरसूमा बाहर से लगा है। सुल्तान कहते हैं ये भी मामले का पहलू है, इस तरह का जरासीम जिसने तहसीन पाशा को मुतासिर किया, हम इसका पता लगा लेंगे। फिर सुल्तानों ने फाइल देकर कहते हैं पाशा ये फाइल महमूद इस्माइल रजा और जकी पाशा को दे दीजिए, ये बहुत ही असास मालूमात की पेशकश के मुतल्लिक है, वो इनकी जांच करेंगे और रिपोर्ट को तैयार करेंगे, लेकिन ये तमाम मुख्तलिफ हैं। अहमद जलालुद्दीन पाशा कहते हैं क्यों सुल्तान। सुल्तान कहते हैं महमूद इस्माइल रजा और जकी पाशा ने पेशकश के बारे में मंसूबा जानने पर इसरार किया, हमें इन पर शक है। अहमद जलालुद्दीन पाशा कहते हैं इनमें से कोई है जो मालूमात को फरोख्त करना चाहता है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं हम नहीं जानते पाशा, ऐसा भी हो सकता है, हर नंबर दूसरे नंबर से मुख्तलिफ है, असल तादाद से बहुत ही मुख्तलिफ है। वो बल्गारिया की क़यादत की तरफ जाते हैं, उन नंबरों की मुखालफत करते हैं जो अयां किए गए हैं, और इसी तरह हम जान लेंगे कि कौन मालूमात को अयां कर रहा है। जलालुद्दीन पाशा कहते हैं क्या हर शख्स के लिए कोई मखसूस फाइल है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है। दूसरी जानिब जालमान जब अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि कारासो अफंदी की बेटी वहाँ से फरार हो चुकी होती है और चाबी भी वहाँ पर पड़ी है। कारासो की बेटी फरार होने के बाद थोड़े बाहर जाने के बाद सबाहुद्दीन से कहती है मेरी थोड़ी सी रियायत और मदद करने के लिए शुक्रिया। सबाहुद्दीन कहता है मैं नहीं जानता कि मैंने ये क्यों किया। फरीदा कहती है कि सबाहुद्दीन तुम मेरे बाबा को बचा सकते हो, आप जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ उन्हें जख्मी नहीं किया है। सबाहुद्दीन कहता है मैं जानता हूँ जालमान पागल है, वो ये करेगा, इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि कारासो को कुछ हो। दूसरी जानिब जालमान व्लादिमीर से कहता है अगर वो महल में पहुंच गई तो हमारी मौत यकीनी होगी। व्लादिमीर कहता है कि अगर वो चाहे तो हमें मरवा सकती है, वो अपनी हथकड़ियाँ कैसे खोल सकती है। जालमान कहता है वो सिर्फ सबाहुद्दीन की मदद से हुआ है। इतने में वहाँ पर सबाहुद्दीन आ जाता है। जालमान कहता है सबाहुद्दीन मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। फरीदा फरार हो गई। सबाहुद्दीन कहता है उसके फरार होने में मेरा कोई भी हाथ नहीं, मैंने उसे गली में पकड़ा है, मैं उसे यहाँ पर नहीं ला सकता क्योंकि वो चीखेगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने ये मुझे आपको देने के लिए कहा। वो अब्दुल अमीन के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर जालमान उस लिफाफे को खोल कर देखता है और पढ़ता है कि मैं फरीदा अपने बाबा की बेटी हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे पास अद्वियात का जदीद इल्म है और मुझे ये कहना पसंद है कि आप तवील अरसा जिए, लेकिन अब से ये मुझ पर मुनहसर है। फूंक मारता है। फिर जालमान उस पर फूंक मारता है, उस पे से पाउडर उड़ता है। फिर जालमान देखता है कि अगर मेरे बाबा के एक बाल को भी तकलीफ पहुंची तो फिर आप उस तकलीफ से गुजरेंगे जिसका आपको तस्वर भी नहीं। जालमान कहता है उसने हमें जहर दे दिया है, उसने इस खत को जहर आलूद कर दिया था और लपेट कर भेज दिया। व्लादिमीर इस खत को लो और डॉक्टर आंद्रे को फौरन लेकर आओ। अगर ये सच है तो उसने पहले आपको भी मुतासिर कर दिया है। फिर व्लादिमीर उस खत को लड़ते हुए ले लेता है। दूसरी जानिब अहमद जलालुद्दीन पाशा सुल्तान के पास आते हैं। सुल्तान कहते हैं तबादला कब होगा। अहमद जलालुद्दीन पाशा कहते हैं वो इसे मुलतवी कर रहे हैं सुल्तान, मैं नहीं जानता कि क्यों किया है। सुल्तान कहते हैं तहसीन पाशा की सूरत हाल वाज़ेह है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अहमद पाशा कहते हैं वो तमाम दवाएं जिनका डॉक्टर आंद्रे ने कहा था कि वो पहुंच चुके हैं, अगर हम डॉक्टर को यहाँ पर महल में ले आएं तो अल्लाह की मेहरबानी से तहसीन पाशा की जान बच जाएगी। सुल्तान कहते हैं इंशाल्लाह। दूसरी जानिब डॉक्टर आंद्रे जहर का तरयाक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। व्लादिमीर वहीं पर निकाब पहनकर खड़ा हुआ होता है। डॉक्टर आंद्रे व्लादिमीर से कहता है कि तुमने इसे कहाँ से तलाश किया। व्लादिमीर कहता है क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है। आंद्रे कहता है मैं इस वजह से यहीं पर हूँ, अब्दुल अमीन के एक पाशा के जिस्म में जहर है। तहसीन पाशा बीमारी के इस मरहले में है जिसमें उसका जिगर और खून मुतासिर हुए हैं। पहला मरहला इलाज का है। मैं तहसीन पाशा के लिए दवा तैयार करने लगा था, मैं नहीं जानता कि ये कामयाब होता है कि नहीं। व्लादिमीर कहता है आप हमारे लिए दवा बना देंगे।
डॉक्टर आंद्रे कहता है यहाँ पर मेरे पास वो चीजें नहीं है। बहरहाल ये आसान नहीं है, मैं सामान पेरिस से मंगवाता हूँ तो मैं इलाज तैयार कर सकता हूँ, लेकिन पहले इसका तजुर्बा किसी पर करना चाहिए। फिर मैं इनसे खून हासिल करके उसे तहसीन पाशा को देने जा रहा था। व्लादिमीर कहता है आप इसे पहले किसी और पर आजमाएंगे। डॉक्टर कहता है तजुर्बा नहीं, इसकी वदायत करना मुश्किल है, मैं तहसीन पाशा को खून देने के लिए जा रहा था। दूसरी जानिब पीटर खलील के पास पहुंच जाता है। खलील कहता है क्या डाकू तैयार है? पीटर कहता है जी बिल्कुल तैयार है। खलील कहता है यासमी और जंतंशी कहाँ पर है? पीटर कहता है शहजादे ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलवाया है, हमें कहा है कि इसे संभाले। खलील कहता है ठीक है, अपनी जगह हासिल कर लो। फिर वो जंगल में एक जगह हासिल कर लेता है। फिर खलील कहता है कि वक्त पर आ जाओ भतीजो। जैसे ही वहाँ पर बगी आती है तो पीटर सीटी मार देता है। खलील कहता है जल्दी करो आसिफ वो आ रहे हैं। फिर बग्गी जैसे ही करीब आ रही होती है, खलील के तमाम साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो बग्गी पर मौजूद लोगों पर फायरिंग कर देते हैं। खलील कहता है बेहतरीन भतीजो। फिर वो दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं और एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर खलील फौरन से उस मालगाड़ी की तरफ चले जाते हैं। वो देखते हैं कि अंदर बग्गी बिल्कुल खाली होता है। खलील कहता है यासमी तुमने मेरे साथ धोखा किया। फिर खलील वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर उस्मान और उसके साथी सबको ठिकाने लगाने के बाद बग्गी के पास पहुँच जाते हैं। उस्मान देखता है कि बग्गी खाली होती है। दूसरी जानिब यासमी जेलर के साथ एक कोने में बैठा होता है, वो दूरबीन से देख रहा होता है। वो कहता है कि हर कोई तैयार हो जाए, वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। दूसरी जानिब उस्मान कहते हैं ये बग्गी खाली है। आसिफ कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तातार कहता है वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये कोई जाल हो सकता है। आसिफ कहते हैं उन्होंने झूठ नहीं कहा जनाब। तातार कहते हैं वो आदमी कौन है बताओ। दूसरी जानिब पीटर यासमी के पास पहुंचने वाला था कि खलील उसे पीछे से फायर कर देते हैं। यासमी कहता है तुमने इसे क्यों कत्ल कर दिया। खलील कहते हैं ये गद्दार था। यासमी कहता है ये तुमने क्या कर दिया खलील, इसे हमें लेकर जाना था। खलील कहते हैं इसने मुझे मारकर वहाँ से फरार होने की कोशिश की, तुम बताओ कि यहाँ पर क्या कर रहे हो यासमी। यासमी कहता है वहाँ पर हरकत हो रही थी, हमने यहाँ रहने का फैसला किया है। फिर यासमी खलील पर अपना पिस्तौल तान लेता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम गद्दार हो और अब तुम मरोगे खलील। खलील कहता है बकवास बंद करो और अपनी बंदूक नीचे करो वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। यासमी कहता है तुम एतराफ करो कि तुम अब्दुल हमीद के लिए काम करते हो, लेकिन तुम मुझे ना बताओ, मैं तुम्हें तब भी जानता हूँ कि तुम गद्दार हो खलील। मैं तुम्हें कत्ल करके शहजादे से सौदा करूंगा। फिर खलील एक झटके से यासमी से वो पिस्तौल छीन लेते हैं और सबसे कहते हैं अगर किसी ने मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके सर में मैं गोलियां उतार दूंगा। मैं शहजादे फ्रेगनेट का नायब हूँ, जब तक मैं हुक्म नहीं देता कोई भी हरकत नहीं करेगा। यासमी कहता है तुम शहजादे के लिए नहीं बल्कि अब्दुल हमीद के लिए काम करते हो। फिर खलील यासमी पर पिस्तौल तानकर कहते हैं कि अगर आप खामोश नहीं रहे तो मैं आपके टुकड़े कर दूंगा। अब मैं आपकी बातों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने आपको बार बार बताया कि मैं गद्दार नहीं हूँ। फिर खलील पिस्तौल का ट्रिगर दबा देते हैं और पता नहीं लगता कि यासमी को गोली लगी कि नहीं। दूसरी जानिब जालिम व्लादिमीर से कहता है अब डॉक्टर को मुलाकात वाली जगह पर लेकर आए। व्लादिमीर कहता है मक्तल डॉक्टर को कत्ल कर देगा, लेकिन वो जानता है कि इलाज कैसे होगा। अगर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच था तो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जालमान कहता है मुझे परवाह नहीं, तहसीन पाशा को मरना होगा, तुम भी मर सकते हो, मैं भी मर सकता हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर वहाँ पर जाता है तो तहसीन पाशा बच सकते हैं। तबादले के दौरान मक्तल डॉक्टर को मार देगा। व्लादिमीर कहता है ठीक है, जो हुक्म आपका। दूसरी जानिब डॉक्टर आंद्रे कुछ चीजें बनाकर दरवाजे पर लगा देते हैं, उसके बाद वो उसे आग लगाते हैं। जैसे ही आग लग जाती है तो दरवाजा एक धमाके से टूट जाता है, पूरे कमरे में धुआं भर जाता है। फिर मुहाफिज जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो डॉक्टर आंद्रे उसके सर पर चोट मारकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जानिब फ्रेगनेट मुआहदे के लिए महल पहुँच जाते हैं। फिर उनके दरमियान मसलियत कराने वाला आदमी कहता है कि हम दोनों तरफ की पेशकशों को एक दूसरे को दिखाएंगे। जब महमूद पाशा को वो फाइल मिलती है तो वो उन्हें खोलकर देखता है तो उनका मिजाज बदल जाता है। फिर वो ऐलान करता है कि अब कमेटी के सरबराह फैसले का ऐलान करेंगे। सरबराह खड़े होकर कहता है कि हमने आपकी बोली एक दूसरे को भी दिखाई है और हमने दोनों पेशकशों का जायजा भी लिया है। आप देख सकते हैं कि बल्गारिया की पेशकश ज्यादा मुनाफा बख्श है। कारातोवा को जाने की बर्तरी के लिए मुंतखब किया गया था। ये कि जेल का एक गांव है। दोनों इलाके बल्गारिया और उस्मानी सल्तनत के दरमियान है, लेकिन ये बल्गारिया के करीब लगता है। दूसरे लफ्जों में बल्गारिया ने टेंडर जीत लिया है। इस पर फ्रेगनेट बहुत खुश होता है और वो खड़ा होकर कमेटी के सरबराह से हाथ मिलाता है और वो कहता है कि इस शफाफ मुकाबले के लिए आपका शुक्रिया। आपने सौदे से देखा होगा कि उस्मानियों की पेशकश ज्यादा बेहतर नहीं थी। कमेटी का सरबराह कहता है हाँ, आपकी पेशकश इनसे बेहतर थी। कमेटी का दूसरा मेंबर कहता है कि कब हम काम की बजट आपकी हुकूमत को अदा करेंगे और हम कानकनी शुरू कर देंगे। फिर फ्रेगनेट महमूद पाशा के पास जाता है और कहता है कि आप अब्दुल हमीद खान को इत्तला देंगे कि वो हार गए। महमूद पाशा काफी गुस्से में होते हैं और खामोश रहते हैं।
फिर महमूद पाशा वो फाइल लेकर सुल्तान के सामने हाजिर होते हैं। सुल्तान कहते हैं क्या सूरत हाल है पाशा। महमूद पाशा बहुत दुखी होकर कहता है बदकिस्मती से हमने बहुत एहतियात के साथ पेशकश की, तजावीज तैयार की थी, लेकिन आखिरी पेशकश आपने तैयार की थी, इससे बेहतर पेशकश कौन दे सकता था। लेकिन वो फिर भी बोली जीत गए। सुल्तान ये उसी सूरत में हो सकता है कि वो हमारी पेशकश के मुतालिक जानते हों। यही वजह हो सकती है कि वो हमसे ज्यादा बेहतर पेशकश कर सके। तो इस सूरत में उनकी कुदरती तौर पर पेशकश कबूल कर ली गई। सुल्तान कहते हैं वो सिर्फ एक ही सूरत में बेहतर पेशकश कर सकते हैं, अगर वो हमारी पेशकश से वाकिफ हों। फिर महमूद पाशा फाइल सुल्तान को दे देते हैं और बताते हैं हमने जो पेशकश की वो इससे मुख्तलिफ थी जो आपने मुझे दी थी, और मैंने किसी को भी पेशकश नहीं दिखाई। मैं कसम खाता हूँ आपने इस्माइल पाशा और रजा पाशा दोनों को पेशकश की मालूमात दी। हो सकता है कि इनमें से किसी एक ने पेशकश को आया किया हो। सुल्तान कहते हैं पाशा जो पेशकश हमने उन दोनों को दी वो भी मुख्तलिफ थी। असल पेशकश मोहम्मद लिफाफे के अंदर थी जिसका आया होना नामुमकिन था। फिर महमूद पाशा कहते हैं सुल्तान ये कैसे हो सकता है। सुल्तान मादनी कानून की तलाश का इस्तेहका कहाँ पर दिया गया। महमूद पाशा बताते हैं कि गेंगोली और कारातोआ। फिर सुल्तान कहते हैं मेरे तवक्का के ऐन मुताबिक शहजादे फ्रेगनेट को फौरन मेरे पास बुलवाइए। दूसरी जानिब फ्रेगनेट सलमान से मिलने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं आप जनाब सलमान हैं जिन्होंने बादशाहों की ताजपोशी की। जालमान कहता है अब्दुल अमीन को गैर मुतवक्का शिकस्त का सामना करना पड़ा। फ्रेगनेट कहता है अगर आप उस्मानियों की तजवीज़ को न लेकर आते तो हम खो चुके होते। तो आप ये बताइए कि आपने मालूमात कैसे हासिल की। जालमान कहता है मेरे पास इतनी ताकत है कहीं से भी कोई भी चीज हासिल कर सकता हूँ। आग के धुएं से आदमी का दिमाग और रूह मुतासिर होते हैं। मैं सिर्फ अब्दुल अमीन का चेहरा देखना चाहता हूँ। इतने में विलादमीर आकर बताता है कि आंद्रे फरार हो गया है। दूसरी जानब जलालुद्दीन पाशा कारासो को डॉक्टर आंद्रे के बदले छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इतने में वहाँ पर डॉक्टर आंद्रे भी आ जाते हैं। ये देखकर अहमद जलालुद्दीन पाशा सिपाहियों से कहते हैं कारासो अफंदी को वापस जेल में डाल दो, अब हमें तबादले की जरूरत नहीं है।